जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग जेपीएससी का जो पेपर 2 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस में दिया गया है उसको हम लोग एक एक करके कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सबों को बता दें, इससे पहले हम लोग झारखंड की जो परंपरागत शासन व्यवस्था है जो सिलेबस में दिया गया है उसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, उसका जो भी वीडियोज़ है उन सभी का जो प्लेलिस्ट है उसको आपको ये जो वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पे उन सभी का जो है लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक, महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है झारखंड में भूमि संबंधी जो कानून है। ठीक है, उसके अंतर्गत जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो कि 1908 में अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है 1908 का, इसका जो लागू होने के पीछे क्या रीज़न है पहले हम लोग उसको समझते हैं। तो देखिए, ये बेसिकली आप लोग जानते हैं कि झारखंड में जो भी विद्रोह हुए उसमें कुछ ना कुछ कारण रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि 1831-32 में, पहले हम लोग इसका हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये भूमि संबंधी जो कानून लाए गए उसका क्या कारण रहा। ठीक है, तो 1831-32 में आप लोग जानते हैं कि कोल विद्रोह हुआ। इसी प्रकार से 1895 से 1900 ईस्वी में पिरसा उलगुलान हुआ। तो इन सभी विद्रोह जो हुए इसका मूल कारण क्या था? तो मूल कारण जो था वो था भूमि संबंधी कुछ विवाद। ठीक है, भूमि संबंधी जो भी समस्याएं थे वो, तो उसमें क्या हुआ कि जब इन विद्रोहों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शासन के द्वारा महसूस किया जाने लगा कि जनजातीय समस्याओं का जो निराकरण है किए बिना शांतिपूर्वक ढंग से प्रशासन चलाना संभव नहीं। ठीक है, अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा कि जब तक हम लोग जनजातीय जो समस्याएं हैं उसको जब तक हल नहीं करेंगे, भूमि संबंधी जो भी समस्या है जनजातियों को उसको हल नहीं करेंगे, तो हम लोग शांतिपूर्वक से यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ हम लोग शासन अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही कारण से अंग्रेज़ों के द्वारा जो है समय समय पर अनेक अधिनियम लाए गए। कुछ अधिनियम जैसे हो गया छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट, जैसा कि आप लोग जानते होंगे 1869 में आया। छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम 1879 में। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897 ईस्वी में। इसी प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में। आगे हम लोग देखेंगे संथाल परगना जो काश्तकारी अधिनियम 1949 में आया उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इन सारी जो भी काश्तकारी अधिनियम लाए गए उसका मेन कारण था जमीन संबंधी जो भी समस्याएं थे जनजातियों में उसका निराकरण करना। ठीक है, तो आज जो जेपीसी में जो दिया गया है एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के बारे में, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें ये जो अधिनियम है ये अंग्रेज़ों के द्वारा कब लाया गया, इसका डेट याद रखिएगा। वो डेट है 11 नवंबर, यहाँ पे नोट कर दें 11 नवंबर 1900। ठीक है, डेट याद रखना है। ये डेट जो है बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है 1908। ठीक है, ये डेट को ध्यान में रखना है। ये जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है ये कब लागू हुआ? तो 11 नवंबर 1908 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो अधिनियम है इसके तहत जो है कुल कितने अध्याय हैं, उसके अध्याय के अंतर्गत कितनी धाराओं का यहाँ पे प्रबंध किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कुछ अध्याय। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कुल अध्याय। ठीक है, यानी टोटल अध्याय जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में है वो कितना है। तो यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं, याद रखिएगा टोटल अध्याय जो है इसमें वो है 19, है ना, 19 चैप्टर यहाँ पे प्रबंध किए गए इस छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। कुल अध्याय 19 है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और कुल जो धारा है ना, कुल धाराएं वो कितने हैं? तो कुल धाराएं क्यों याद रखना है तो 271। ठीक है, 271 जो है धाराओं का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो उन्हीं सभी अध्याय और उनके अंतर्गत जो भी धाराओं का जो यहाँ पे व्यवस्था, ये जो प्रावधान किया गया है उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो पहला अध्याय, टोटल 19 अध्याय है ना, तो सभी अध्यायों के अंतर्गत जो भी धाराएं हैं उन सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला अध्याय आप यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं वो है फर्स्ट अध्याय में क्या है। तो फर्स्ट अध्याय में प्रारंभिकी के बारे में दिया गया है, मतलब स्टार्टिंग जो है इसमें क्या क्या दे रखा है फर्स्ट अध्याय में उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट अध्याय के अंतर्गत जो पहली धारा है उसमें क्या क्या प्रावधान है उसको हम लोग देखेंगे, यानी धारा नंबर फर्स्ट। देखिए फर्स्ट धारा में क्या है, तो फर्स्ट जो धारा है, पहली जो धारा है उसमें संक्षिप्त नाम तथा प्रसार दिया गया। ठीक है, ये जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है उसका जो संक्षिप्त नाम है और वो कहाँ तक फैला है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। देखिए इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जो है वो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, यानी CNT एक्ट 1908 इसका जो संक्षिप्त नाम है।
इसका प्रसार जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर एवं पलामू परमंडल में होगा। ठीक है, यानी ये जो CNT एक्ट है इसका प्रसार कहाँ कहाँ पे, 3 परमंडलों पे है, एक उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू परमंडल। तो 2 परमंडल रह गया, कौन कौन, एक कोल्हान परमंडल और एक संथाल परगना परमंडल। तो संथाल परगना परमंडल में भी वहाँ पे एक भूमि संबंधी कानून है जिसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में, वो है SPT। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग इसका जो प्रसार देखेंगे वो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू परमंडल। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है वो किन किन परमंडलों में उसका प्रसार है, उसका प्रसार पाया गया है ना, पाया जाता है, या फिर ये जो कानून है बनाया गया है, अधिनियम जो बनाया गया है वो किन किन परमंडलों के लिए प्रभावी होगा। तो ध्यान रखना है 3 परमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी और एक पलामू परमंडल। देखिए ये सभी जो है किस में जिक्र है, तो धारा नंबर 1 में। अब हम लोग देखते हैं धारा 2 में जो है यहाँ पे बेसिकली बताया नहीं गया है कि उसमें क्या प्रावधान है, उड़ान बुक जो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो हम लोग डायरेक्ट देखते हैं धारा नंबर 3 है ना, तीसरी धारा में क्या है। तो इसमें कुछ परिभाषाएँ दी गई। ठीक है, तीसरी जो धारा है उसमें कुछ परिभाषाएँ दिए गए हैं, उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले कृषि वर्ष के बारे में यहाँ पे डिफिनेशन इसका परिभाषा दिया गया। देखिए वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित हो, मतलब एक ऐसा साल, एक ऐसा वर्ष जिसमें स्थानीय कृषि के अंतर्गत उस वर्ष जो है पूरा प्रचलित हुआ हो। ठीक है, कृषि कार्य हेतु जो है उस वर्ष पूरा प्रचलित में आया हो, तो उसी को बोला जा सकता है कृषि वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भूगत बंध बंधक, ये क्या होता है। देखिए इसका जो परिभाषा है वो दिया गया है कि किसी काश्तकार के हित का उसकी काश्तकारी से, देखिए काश्तकार यहाँ पे जो है ना कृषक को बताया गया, किसान को, तो कोई भी किसान के हित का जो कार्य है उसकी काश्तकारी से, मतलब उसकी जो कृषि योग्य कार्य है उससे आगे दिया गया है कि उधार स्वरूप दिए गए धन के भुगतान को बंधक रखने हेतु इस शर्त का अंतरण। ठीक है, यानी जो मान लीजिए कि कोई कृषक है जो किसी महाजन से कुछ धन जो है उधार स्वरूप लिया है, तो उसके अंतर्गत जो भी शर्त है उसमें बोला गया है कि उस पर ब्याज के साथ उधार बंधक की कालावधि, मतलब कि जो भी टाइम पीरियड उसको दिया गया है उसके दौरान काश्तकारी से होने वाले लाभों से वंचित समझा जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे भूगत बंध बंधक के अंतर्गत ये यहाँ पे परिभाषा डिफाइन किया गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं जोत। जोत क्या होता है, तो ये है कि रैयत द्वारा धारित भूखंड। ठीक है, मतलब रैयत के द्वारा जो भूमि को धारण करता है उसी को जो है जोत बोला गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोड़कर, या फिर इसको कोरकर भी बोला जाता है। ये क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो देखिए ऐसी बंजर या जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी कृषक के द्वारा तैयार किया गया हो। ठीक है, मतलब ऐसा बंजर भूमि या फिर जंगली भूमि जिनके मालिक के अतिरिक्त है ना, जिनके भूस्वामी के अतिरिक्त कृषक के द्वारा तैयार किया गया हो, किसी अन्य कृषक के द्वारा तैयार किया गया हो, उसको बोला जाता है कोड़कर। ठीक है, और भी इसका नाम है जो क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जल शासन, कोड़कर भूमि मतलब जल शासन भी है, अरियत भी बोला जाता है, या फिर वाभला खनवत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है इन सभी को आपको याद रखना है। तो कोड़कर समझ गए कि कोई ऐसा भूमि, कोई ऐसा बंजर भूमि या जंगली भूमि जिसे जो है भूस्वामी के अतिरिक्त कोई अन्य कृषक के द्वारा तैयार किया गया हो। ठीक है, उसको कोड़कर भूमि बोलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं भूस्वामी, लैंडलॉर्ड, वह व्यक्ति जिसने किसी प्रकार किसी काश्तकार को अपनी ज़मीन दिया हो। ठीक है, वैसा व्यक्ति जो किसी अन्य कृषक को, अन्य किसान को अपनी ज़मीनी कार्य के लिए दिया हो, तो वो भूस्वामी कहलाएगा, है ना, जो किसी दूसरे को देता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं काश्तकार के बारे में। काश्तकार हम लोग समझ चुके हैं कि ये किसान को ही बोला जाता है। तो देखिए वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो। ठीक है, यानी कि वह व्यक्ति जो किसी दूसरे महाजन जैसे जो ज़मीन को देता है, ठीक है, कृषि कार्य के लिए, तो उसी के अंतर्गत यहाँ पे बोला गया है कि वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसका लगान चुकाने का दायी हो, जो समय समय पर लगान को चुकता करता है, तो उसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि धारण करता हो, मतलब भूमि का धारण करता हो और उसका लगान चुकाने का दायी हो। काश्तकार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, भूधारक हो गया, रैयत हो गया, खूंटकट्टीदार, ये तीनों शामिल किया जाता है। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम लोग विस्तार तरीके से देखेंगे। आगे इन सभी का जो अर्थ है वो बताया गया, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी केवल हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो काश्तकार समझ गए। ठीक है, जो भूमि जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि को धारण किया हो रहता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं लगान। लगान क्या होता है,
देखिए, रैयत द्वारा धारित भूमि के उपयोग या अधिभोग के बदले अपने भूस्वामी को दिया जाने वाला धन या फिर वस्तु, उसी को लगान कहा जाता है। समझ गए? ये सब बस छोटे छोटे टर्म हैं, इन सभी को बस रीडिंग कर लेना है ताकि यदि प्रश्न बने भी तो हम लोग आसानी से कर सकें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चल संपत्ति। देखिए, चल संपत्ति के अंतर्गत खड़ी फसल भी आती है। खड़ी फसल कहने का मतलब जो भी हम लोग अपने खाद्य फसल के रूप में उपजाते हैं, वो सभी के सभी खड़ी फसल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं मुंडारी खूंटकटीदार काश्तकारी। देखिए, जब हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोग देखे थे कि मुंडाओं के द्वारा जो निर्मित भूमि होती थी उसी को जो है खूंटकटीदार कहलाता था, उसी को जो है खूंटकटीदार कहा गया है। तो यहाँ पे वही जो है मुंडारी खूंटकटीदार का जो हित होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। देखिए, नेक्स्ट है टेन्योर्स। ये क्या है? तो टेन्योर्स कहने का मतलब भूधृति। यहाँ पे बताया गया है कि ये भूधारक का हित, इसके अंतर्गत मुंडारी खूंटकटीदार काश्तकारी नहीं आती है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी मुंडारी खूंटकटीदार है, मतलब ज़मीन को जो तैयार किया हुआ रहता है, वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अस्थाई भूधृति, यानी कि इसका मतलब हो गया वंशगत भूधृति। चलिए नेक्स्ट है, ये सभी बस छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसको बस रीड कर लेना है ताकि हम लोग यहाँ से कोई भी प्रश्न यदि बनता है तो उसको कर सकें। नेक्स्ट है पुनः ग्राह भूधृति। वैसे भूधृति जो परिवार के नर वारिस नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस हो जाए। ठीक है, मतलब ऐसे परिवार जिसमें कोई पुरुष नहीं है और रैयत का यदि निधन हो जाता है तो भूमि को जो है भूस्वामी को पुनः वापस कर देना ही क्या कहलाएगा? पुनर्ग्राही भूधृति कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वो है ग्राम मुखिया। ये क्या है? तो ये है किसी ग्राम या ग्राम समूह का मुखिया, चाहे इसे मानकी, प्रधान, मांझी या अन्य किसी भी नाम से जाना जाता है, वो ग्राम मुखिया हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त, मतलब परमानेंट सेटलमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, जिसके बंगाल हो गया, बिहार और उड़ीसा के संबंध में किया गया स्थायी बंदोबस्त उसमें शामिल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिक्री। डिक्री क्या होता है? डिक्री जो है एक प्रकार का सिविल न्यायालय का आदेश है। डिक्री का मतलब हो गया सिविल न्यायालय का आदेश। तो हम लोग यहाँ पे अध्याय 1 में सबसे पहले जो धारा था उसमें था संक्षिप्त नाम और उसका प्रसार, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। और जो दूसरी धारा था उसका यहाँ पे जिक्र नहीं है, लेकिन तीसरी धारा के बारे में हम लोग देखें कि उसमें परिभाषाएं जो है वो दिया गया है। तो हम लोग पहला अध्याय देख चुके हैं। ठीक है, पहला अध्याय के अंतर्गत धारा 1 हो गया, धारा 2 भी है लेकिन यहाँ पे जिक्र नहीं है, और धारा 3 ये हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे अध्याय 2 में कि अध्याय 2 में क्या है और अध्याय 2 में कौन कौन से धाराएं जो है वो प्रबंध किए गए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अध्याय 2 में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अध्याय 2 में क्या है। ठीक है, तो आप सभी को बता दें अध्याय 2 में जो है वो टोटल देखेंगे तो धारा 4 से लेकर के धारा 8 तक जो है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, काश्तकारों, तो अध्याय 2 में क्या है? काश्तकारों के वर्ग के बारे में बताया गया। काश्तकारों के कितने वर्ग हैं और उनके बारे में जो भी कार्य हैं वो सभी इनके अध्याय 2 में ही ये सम्मिलित है। इसमें टोटल देखिएगा तो 4 से लेकर के 8 जो नंबर का जो धारा है वो इसके अंतर्गत आता है। चलिए, तो हम लोग जो अध्याय 2 में धारा नंबर जो 4 है उसको हम लोग देखेंगे। 3 तक तो देख चुके हैं। 4 में देखिएगा डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि धारा जो 4 है उसमें क्या प्रावधान है, तो बस ये आपको ध्यान में रखना है। धारा 4 में जो है वो क्या है? तो काश्तकारों के वर्ग के बारे में बताया गया। ठीक है, बाकी इतना डिटेल जो है आप यदि पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है कि अध्याय 2 में क्या है। तो अध्याय 2 में याद रखना काश्तकारों के वर्ग के बारे में बताया गया। अध्याय 2 के अंतर्गत जो धारा 4 है, यानी सीरियल नंबर से हम लोग तो देख ही रहे हैं। धारा 1 में देखें संक्षिप्त नाम एवं प्रसार। धारा 3 जो है उसमें देखें कि विभिन्न सारे जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके अंतर्गत जो भी परिभाषा होती है उसको हम लोग देखें। अध्याय 4 में हम लोग देख रहे हैं काश्तकारों के वर्ग के बारे में। तो इसमें जो भी कुछ टर्म है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्या दिया गया, काश्तकार के अंतर्गत भूधारक। देखिए एक भूधारक, इन सभी को भी समझेंगे। भूधारक, रैयत और दर रैयत तथा मुंडारी खूंटकटीदार को शामिल किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि भूधारक कौन हो गया? भूधारक मतलब जो वैसा व्यक्ति जो दूसरे की भूमि को धारण किए हुए है, देखो उसे भूधारक बोलेंगे। रैयत क्या होता है? तो देखिए रैयत जो होता है वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, है ना।
जो दूसरे की भूमि को धारण करके उसका उपयोग कर रहा है वो रैयत कहलाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है दर रैयत। तो देखिए, दर रैयत एक ऐसा काश्तकार होता है, एक ऐसा किसान होता है जो रैयत के अधीन, ये जो रैयत है ना, रैयत के अधीन होता है, उसी को दर रैयत बोला जाता है। और नेक्स्ट है मुंडारी खुटकटीदार। मुंडारी खुटकटीदार मतलब मुंडाओं के द्वारा जो भूमि निर्माण किया गया हो उसी को जो है खुटकटीदार बोला जाता है, जैसा कि हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था में देख ही चुके हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि रैयत जो है 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन, तो यहाँ पे दिया गया देखिए। एक है अधिभोगी रैयत। ये क्या होता है, वह व्यक्ति जिसे धारित भूमि पर अधिभोग का अधिकार प्राप्त हो। ये हो गया, मतलब कि वह व्यक्ति जो धारित भूमि, मतलब जो भूमि को धारण किया हुआ उस पर जो है उपयोग का अधिकार उसको प्राप्त हो, तो हो गया अधिभोगी रैयत। अनाधिभोगी रैयत कौन होता है, देखिए, वह व्यक्ति जिसे धारित भूमि पर अधिभोग का अधिकार प्राप्त ना हो, मतलब कि वैसा व्यक्ति जो भूमि को धारण किया हुआ है और उसमें उपयोग का अधिकार उसको प्राप्त ना हो, उसको बोला जाता है अनअधिभोगी रैयत। नेक्स्ट जो तीसरी जो रैयत है वो क्या है, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। ठीक है, तो इसमें जो है खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत में जो भी मुंडाओं द्वारा या फिर जो भी व्यक्ति के द्वारा जो भूमि का निर्माण किया जाता है उससे प्राप्त जो भी रैयत है वो इसके अंतर्गत आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखे थे दर रैयत के बारे में। देखिए यहाँ पे वही लिखा गया है, ऐसा काश्तकार या फिर रैयत जो किसी रैयत के अधीन हो। हम बता चुके हैं पहले, है ना, कि ये जो होता है ये किसके अधीन होता है, रैयत के अधीन होता है। तो रैयत के अधीन हो वो क्या कहलाता है, दर रैयत कहलाता है। तो बस इतना याद रखना है कि धारा 4 में क्या प्रावधान है, तो काश्तकारों के वर्ग के बारे में बताया गया। चलिए, तो हम लोग अब नेक्स्ट में देखेंगे जो धारा 5 है उसमें क्या प्रावधान है। देखिए धारा 5 में जो है वो क्या दिया गया है, भूधारक का अर्थ के बारे में बताया गया। बस ये याद रखना है, यही लाइन याद रखना है कि धारा 5 में क्या है, तो भूधारक का अर्थ है। इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए भूधारक यानी लैंड होल्डर का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अपनी या फिर दूसरे की जमीन जो है खेती कार्य के लिए धारण किए हुए हैं एवं उसका लगान चुकाता हो। ठीक है, मतलब भूधारक ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है जो अपना या फिर दूसरे की जो ज़मीन है उसको खेती कार्य के लिए उससे धारण किया हुआ और उससे जो है वो लगान जो है चुकाता हो उस ज़मीन का, उसी ये क्या है, तो ये भूधारक का अर्थ वही है। ठीक है, तो बस आपको याद रखना धारा 5 में क्या है, तो भूधारक का अर्थ है, बस वही याद रखना। नेक्स्ट है धारा 6। इसमें क्या प्रावधान है, इसमें देखिएगा तो धारा 6 में रैयत का अर्थ के बारे में बताएगा। बस यही याद रखना है कि धारा 6 में क्या है, तो धारा 6 में जो है रैयत का अर्थ बताया गया। ठीक है, छोटा नागपुर जो काश्तकारी अधिनियम 1908 है उसमें धारा 6 में क्या प्रावधान है, तो रैयत का अर्थ है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। रैयत के अंतर्गत वैसे व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, मतलब इसके अंतर्गत वैसे व्यक्ति आते हैं जो खेती करने के लिए जो भूमि को धारण करने का जो अधिकार है वो प्राप्त होना चाहिए। तो ये जो है धारा 6 में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं धारा 7 के बारे में। धारा 7 में जो है वो क्या है, तो देखिए धारा 7 के अंतर्गत इसको याद रखना है, खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ बताया गया धारा 7 के अंतर्गत। हम इम्पोर्टेंट धाराओं को बताएंगे कि इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे रैयत जो वैसी भूमि पर अधिभोग का अधिकार रखते हों जिसे उन्हें मूल प्रवर्तकों या उसकी परंपरा, ये परंपरा है, के नर वंशजों, कहने का मतलब कन्या वंशज को जो है पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार नहीं होता है। जो भी पुत्री होती है वो वंशज के पैतृक संपत्ति का अधिकार उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा गया, नर वंशजों के द्वारा जंगल में कृषि योग्य भूमि के रूप में विकसित किया गया हो उसे ही खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत कहा जाता है। मतलब ऐसा भूमि जो क्या होता है कि उनकी परंपरा से, जो पूर्वजों से, जो पुरुष समाज होता है, पुरुष समाज के द्वारा जंगल में जो भी कृषि योग्य भूमि के रूप में विकसित किया गया हो उसे ही क्या बोला जाता है, खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत कहा जाता है। तो बस ध्यान रखना है कि 7वीं जो धारा है उसमें खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत का प्रावधान है, डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8वीं धारा। ठीक है, इसमें क्या है, तो देखिए मुंडारी खुटकट्टीदार का अर्थ बताया गया। धारा नंबर जो 8 है उसमें मुंडारी खुटकट्टीदार का अर्थ बताया गया। देखिए इसमें क्या है, इसमें यह बताया गया कि वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो उसे ही क्या बोला जाता है, मुंडारी खुटकट्टीदार कहा जाता है। ये सब डिफिनेशन नहीं पूछेगा,
बस आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि बताइए धारा 8 में क्या प्रावधान है। तो आपको याद रखना है कि मुंडारी खुटकटीदार का अर्थ जो है ये धारा यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 8 में जो है ये प्रावधान है कि मुंडारी खुटकटीदार का अर्थ बताया गया इसमें। ठीक है, चलिए आज हम लोग 3 अध्याय तक देखेंगे, जिसमें से 2 अध्याय हम लोग कवर कर चुके हैं, तीसरी अध्याय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पहले हम बता देते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट धारा वो कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट धारा को देखिए, तो एक 4 नंबर की जो धारा है ये तो इम्पोर्टेंट है ही, याद रखिएगा। 5वां जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। 6ठा भी इम्पोर्टेंट है। 7वां इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 8वां जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी को जो है धारा आपको याद रखना है। 7वां यदि आप नहीं भी याद करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो 8 नंबर का है मुंडारी खुटकटीदार का अर्थ, ये धारा नंबर 8 में बताया गया। जो धारा को हम बता रहे हैं गारंटी देते हैं कि इन्हीं से जो है क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग पिछले जेपीएससी में देख चुके हैं कैसे कैसे प्रश्न जो है वो बनता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आज का अंतिम अध्याय देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी जो अध्याय और धारा जो दिए गए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। देखिए नेक्स्ट है अध्याय 3 में, इसमें क्या बताया गया। अध्याय 3 में जो है ना भूधारक के बारे में जिक्र है, भूधारक के बारे में बताया गया। डायरेक्ट यहाँ भी प्रश्न बनेगा कि बताइए अध्याय 1 में क्या है। तो अध्याय 1 में हम लोग देख चुके हैं, प्रारंभिकी के बारे में बताया गया। अध्याय 2 में क्या है, तो अध्याय जो 2 है उसमें काश्तकारों के वर्ग के बारे में बताया गया था, जैसा हम लोग अभी देखें। अध्याय 3 में क्या है, तो अध्याय 3 में भूधारक के बारे में बताया गया, जो भी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें हम लोग देखते हैं धारा 9, इसमें क्या दिया गया। देखिए धारा 9 में ये प्रावधान है कि भूधारक लगान वृद्धि के लिए कब दायी ना होगा, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। देखिए यहाँ नीचे लिखा गया है, यदि किसी भूधारक के लगान में बंदोबस्त के समय से परिवर्तन ना किया गया हो तो उसके लगान में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब एक ऐसा भूधारक मतलब कोई एक ऐसा काश्तकार जो लगान में बंदोबस्त के समय से परिवर्तन ना किया हो, ठीक है, मतलब लगान में बंदोबस्त से ही यदि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो या नहीं किया हो तो उसके लगान में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ये धारा 9 में जिक्र है, ठीक है। तो मेन याद रखना है कि भूधारक लगान वृद्धि के लिए कब दायी ना होगा, वो धारा 9 में प्रावधान है। अब देखिए ये नया जो है यहाँ पे जोड़ा गया है 9 का क में, इसमें क्या है, तो देखिए भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि, इसके बारे में बताया गया 9 धारा 9 के क में। देखिए भूधारक या ग्राम मुखिया का लगान जो है केवल उपायुक्त के पास दिए गए आवेदन पर जो है पारित आदेश या फिर राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश से ही बढ़ाया जा सकेगा, ठीक है। मतलब जो भी लगान यदि बढ़ाना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए ग्राम मुखिया का लगान जो है केवल उपायुक्त के पास दिए गए जो भी आवेदन होते हैं, आवेदन पर पारित आदेश या फिर राजस्व अधिकारी के द्वारा पारित आदेश से ही बढ़ाया जा सकता है लगान को, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हम लोग अध्याय 3 के 9वीं जो धारा है उसको हम लोग देखें। चलिए नेक्स्ट हम लोग धारा को और भी जो यहाँ पे दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। चलिए जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, अब हम लोग पहुँच चुके हैं धारा नंबर 11 में। 9 के बाद 11 पहुँचे हैं, 10 का यहाँ पे जिक्र नहीं है, इसलिए हम लोग 10 को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। जो धारा दिए गए हैं वही सब याद रखना है, और हम इम्पोर्टेंट धारा को बता ही रहे हैं कि इन सभी धाराओं को विशेष तौर पे ध्यान देना। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर धारा, इसमें क्या है। देखिए इसमें है भूधृतियों के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है। धारा नंबर 10 तो नहीं देखें, 11 और 9 ये सब याद रखना कि क्या यहाँ पे प्रावधान है। तो देखिए इसमें भूधृति या पट्टेदारी के अंतरणों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है धारा नंबर 11 में, ठीक है। तो ये सभी बस याद रखना है एक एक लाइन का। तो धारा 11 में क्या है, सभी धारा का तो याद नहीं रखना है, बट जो हम बता रहे हैं वो सभी को आप लोग याद रख लीजिएगा। आप चाहें तो उसका शॉर्ट नोट्स जो है एक तैयार कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पे पढ़ने में दिक्कत ना हो, डायरेक्ट आप याद कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट धारा वो है 13 नंबर 13 धारा है ना। 13वीं धारा में क्या है, तो इसमें है भूधृति का विभाजन या फिर लगान का वितरण, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। 11 हो गया और 13 ये दोनों पूछा जा सकता है। यदि किसी भूधृति के विभाजन या वितरण की सूचना भूस्वामी को रजिस्ट्रीकृत डाक से भेज दिया गया हो तो उस भूमि का लगान भूस्वामी द्वारा देय होगा, ठीक है। मतलब जो भी उस भूमि का जो मालिक होगा उसका भूमि का जो लगान होगा वो किसके द्वारा, तो भूस्वामी के द्वारा देय होगा, मतलब भूस्वामी ही उसको देगा, प्रदान कर देगा, मतलब उसी के अनुसार से दिया जाएगा। चलिए
आगे हम लोग देखते हैं, यदि भूस्वामी ऐसे विभाजन या वितरण के लगान पर आपत्ति करता है तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए उपायुक्त के पास आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो बस याद रखना है 13वीं नंबर धारा में क्या है, भूधृति का विभाजन या फिर लगान का वितरण, ये प्रावधान यहाँ पे किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वो है 14 नंबर की जो धारा है अध्याय 3 के अंतर्गत जो 14वीं धारा है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें क्या दिया गया, पुनर्ग्रहणीय भूधृति के पुनर्ग्रहण पर विलंगमों का वातिलीकरण। थोड़ा सा यहाँ पे अटपटांग लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो शब्दों का प्रयोग किया गया है उसको थोड़ा समझने में कठिनाई होती है ना, तो यही यहाँ पे टफ बनाता है। जो भी CNT एक्ट है, यही सब जो शब्द हैं इसको बस हम लोग को याद करने में दिक्कत होगा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं कि धारा नंबर जो 14 है उसमें क्या क्या जिक्र है। देखिए, कोई जमीन जो पुनर्ग्रहण योग्य हो अपने पुनर्ग्रहण की तिथि पर पुनर्ग्रहित हो जाएगी। वैसा जमीन जो वापस मिलने लायक हो, वापस जो है ग्रहण करने लायक हो, तो क्या होगा उसमें पुनर्ग्रहण की तिथि यानी जो डेट दिया गया है उसी पर वापस ये पुनर्ग्रहित हो जाएगी, मतलब पुनः ये मिल जाएगा। ऐसा यहाँ पे प्रावधान किया गया। कुछ यहाँ पे क्या है, पुनर्ग्रहण भूमि का जो है पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकता है, किन किन कंडीशन पे, तो देखिए यहाँ पे दिया गया, निम्न परिस्थितियों पर पट्टे पर दी गई भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, कौन कौन सा जमीन को हम लोग पुनर्ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, जहाँ निवास गृह, प्रयोगशाला या अन्य अस्थायी भवन निर्मित किया गया हो। ठीक है, जहाँ पे अस्थायी भवन बना लिया गया हो या फिर कोई रह रहा हो या निर्माणशाला का निर्माण कर लिया गया हो, तो वैसे भूमि को वापस नहीं दिया जा सकता है, पुनर्ग्रहण वह भूमि नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में देना है, पुनर्ग्रहण ये नहीं किया जा सकेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिस पर अस्थायी उद्यान बन गया हो या फिर बागान हो, हौज, नहर, पूजा स्थल, शमशान या कब्रिस्तान, ऐसे जो उस भूमि पर यदि स्थापित हो गए हों तो वह भी भूमि जो है पुनः अधिग्रहण नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, और अंतिम में हम लोग देखते हैं कि जहाँ किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत खदान बनाया गया हो, तो ऐसे भूमि को भी पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, नहीं किया जा सकता है। तो अभी तक जो है बेसिकली हम लोग क्या क्या देखें उसको हम लोग समरी के तौर पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए अध्याय 1 में हम लोग देखें, एक सेकेंड, अध्याय 1। ठीक है, अध्याय 1 में हम लोग क्या प्रावधान था, इसमें बताया गया था प्रारंभिकी के बारे में। ठीक है, प्रारंभिकी के बारे में, इसमें हम लोग धारा 1 को देखें, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी धारा था, धारा 1, धारा 2। ठीक है, ये हम लोग देखें। धारा 3 का भी हम लोग जिक्र किए गए। बेसिकली 2 तो यहाँ पे बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन धारा 1 और धारा 3 को हम लोग देख चुके हैं। धारा 3 में क्या था, परिभाषा था, और धारा 1 में क्या था, तो संक्षिप्त नाम और प्रसार था। हम लोग यहाँ पे रिव्यू फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि याद करने में कोई दिक्कत ना हो। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे देखें अध्याय 2 में, उसमें क्या प्रावधान था अध्याय 2 में, तो अध्याय 2 में हम लोग देखें काश्तकारों के वर्ग के बारे में। ठीक है, एक सेकेंड नोट कर लेते हैं, काश्तकारों के वर्ग के बारे में देखें। इसमें महत्वपूर्ण जो धारा आप लोगों को देखना है वो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, धारा नंबर 4, 5, 1, 2, 3 तो यहीं तक था, 4, 5, 6 और 8, 7 को नहीं भी देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अध्याय 3 तक हम लोग आज देखे हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे बता दे रहे हैं क्या क्या याद रखना है अध्याय 3 में। इसमें क्या बताया गया अध्याय 3 में, तो हम लोग देख चुके हैं कि अध्याय 3 में क्या प्रावधान था। तो इसमें जो है भूधारक के बारे में बताया गया, भूधारक। ठीक है, इसमें कौन कौन से धारा को याद रखना है, तो धारा नंबर 9 को याद रख सकते हैं। ठीक है, 9 का 2 बताया गया है, एक का और एक ख, मतलब 9 में जो है जो बताया गया था कि भू लगान में जो वृद्धि होगा वो कब लगाया जा सकता है वो बताया गया था, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। 9 के बाद जो है धारा 11, और धारा 11 हो गया, और धारा 13, इन सभी को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम लोग 3 अध्याय देख चुके हैं। आप चाहें तो इन वीडियोज़ को फिर से आप रिपीट करके देख लीजिएगा,
जो भी धारा बताया गया है, जो भी अध्याय में उसका प्रावधान है, उसको आप देख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत होगा आप नीचे मैसेज बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का जो ये सेशन था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उड़ान बुक में जो भी दिया गया है, जो भी धारा का जो यहाँ पे प्रावधान है, जो बुक में दिया गया है, उसको हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो सारांश, ये जो हम लोग रीडिंग किए आप समझे होंगे। ठीक है, यदि किसी प्रकार का भी दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, अध्याय 4 से देखेंगे। ठीक है, कि अध्याय 4 में क्या प्रावधान है, 5, 6 जो भी अध्याय हैं, 19 अध्याय, उन सभी को हम लोग प्रॉपर तरीके से देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।